नमस्कार विद्वान साथियों एवं डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 का सांख्यिकी से संबंधित प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है, हम किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए या तो लिखित रूप में या जिसे सैद्धांतिक रूप कहते हैं उसमें अपनी बात रख सकते हैं, और या फिर उसको सारणी के रूप में या चित्र में प्रदर्शन करके अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं, या गणितीय सूत्र के रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए। जो यह पाठ है, इससे पूर्व हम आंकड़ों का संग्रह और सांख्यिकी का अर्थ समझ चुके हैं। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को हम समझने का प्रयास करेंगे और सारणी के अर्थ के साथ चित्रमय प्रदर्शन और इसके अलावा लिखित रूप में जो भी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के संदर्भ में वो भी समझेंगे, और जो इसके अलावा अगले पाठ में गणितीय सूत्र भी आ जाएंगे। लेकिन इसमें हम समझने का प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं आंकड़ों का सारणीयन यानी कि टेबुलेशन और चित्रमय प्रदर्शन। इसका देखेंगे कि किस किस माध्यम से हम लिखित विषय वस्तु को सरल रूप में एक चित्र के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि आंकड़े हमने इकट्ठा कर लिए। वह क्या होते हैं हमारे आंकड़े? मान लिया जाए संख्या है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 8, इस तरह से 10, 3, 2, 5, इस तरह से हमारे पास ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं। जो डाटा है वह रॉ मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ है हमारे पास। अब हम इस पाठ में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम जो ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं इनको व्यवस्थित करें। रॉ डाटा जो है, जो ये रॉ डाटा है, ये रॉ डाटा यह जो है यह इसको ये उपस्थित हो। अब इनको व्यवस्थित क्रम से यानी कि सारणी बनानी है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करना है। तो सारणीयन का अर्थ हम बता सकते हैं आंकड़ों को, जो हमारे डाटा हैं या आंकड़े हैं, आंकड़ों को, जो आंकड़े हैं आंकड़ों को एकत्र कर लेने के पश्चात, हमने इकट्ठा कर लिए ये आंकड़ों को, एकत्र कर लिया, कर लेने के पश्चात उन्हें एक तार्किक क्रम में रखा जाता है। तार्किक क्रम में रखा जाता है, लॉजिकल देखते हैं, सबसे छोटे से बड़े क्रम में भी रख सकते हैं या बड़े से छोटे क्रम में, जैसी हमें आवश्यकता होती है हम सारणी उस तरह से बना लेते हैं। समावेशी रूप में, अपवर्जीय रूप में, से कम से अधिक, जिस तरह भी हमको आंकड़ों को लगाना है उस तरह हम लगा सकते हैं, लेकिन तार्किक क्रम होना चाहिए। अब जो प्रोफेसर नीस वेंजर इसकी परिभाषा देते हैं कि एक सांख्यिकी जो है, जो एक सांख्यिकी जो सांख्यिकी है सारणी, सांख्यिकी जो सारणी है ये आंकड़ों को
आंकड़ों को स्तंभ एवं स्तंभों तथा पंक्तियों में स्तंभों एवं पंक्तियों में आंकड़ों का व्यवस्थित संगठन है। पंक्तियों में आंकड़ों का व्यवस्थित संगठन है। अब हम ये निस्वेंजर की परिभाषा हो गई कि भाई एक सांख्यिकी सारणी जो आंकड़ों को मतलब जैसे स्तंभ क्या होती हैं, जब हम सारणी बनाते हैं तो ये इस तरह से जो होते हैं ये स्तंभ कहलाते हैं, जो इस तरह से होते हैं। और सारणी क्या, जो रोज क्या होते हैं, इस तरह से हम पंक्ति यही हुई, इस तरह से हम लगा देते हैं। तो जब हम इस तरह से सारणी बनाते हैं तो इसमें से हम क्रम संख्या लिख सकते हैं, बच्चों के नाम लिख सकते हैं, माता पिता के नाम, कुछ भी लिख सकते हैं, जितनी हमको जरूरत है ऐसे सारणी बना दी जाती है। स्तंभों में पंक्तियों में आंकड़ों को व्यवस्थित संगठन, इसमें आंकड़ों को हम डाल देते हैं। तो ये हमारी निस्वेंजर की परिभाषा है। अब इसके जो हमारा ये है, इसके उद्देश्य क्या है, सारणीयन के उद्देश्य क्या है, क्यों बनाना हमने शुरू किया। इससे क्या होती है, सबसे पहले कि हम चीज को क्या बना सकते हैं, सुव्यवस्थित। क्या बना सकते हैं, जो हमारे आंकड़े रॉ थे उनको हम सुव्यवस्थित बनाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी इसमें कि आंकड़ों को सुव्यवस्थित बनाने के अलावा बोधगम्य होते हैं, बोधगम्य। अब इसके अलावा क्या चीज होती है, देखिए ये विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, जो आंकड़े हैं आंकड़ों को स्पष्ट करते हैं। ये विशेषताएं जो है आंकड़ों की, विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं, लिखते हैं हम, विशेषताओं को स्पष्ट करना। मतलब ये जो है ये क्या बता रहा है, आंकड़े जो हैं अगर हमको चाहिए, क्या क्यों बना रहे हैं हम, रॉ डाटा को क्यों ले रहे हैं, विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे। भाई किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों के अंक लिए गए हैं, औसत लेना है कि क्या लेना है। चौथी विशेषता क्या होगी इसकी, संक्षिप्तीकरण कर दिया इसने। क्या कर दिया कि भाई संक्षिप्तीकरण, यानी कि ब्रीफ में, बहुत ही सारांश में, छोटी सी जगह में इसने संक्षिप्तीकरण कर दिया। अब क्या है, हमको चाहिए इसकी अन्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाए, तुलना योग्य बनाना। ये क्या करता है, तुलना योग्य बना देता। आपने क्रिकेट के खेल में देखा होगा कि औसत स्कोर दिए रहते हैं और एवरेज दिए रहते हैं, तो तुलना योग्य बनाना काम बना देता है ये चीज को। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये विषय वस्तु है सारणी, इसको हम समझेंगे और यहां पे हम देखते हैं कि इसके कई प्रकार भी हो सकते हैं। सारणी के अब हम दे लेते हैं सारणी के प्रकार। सारणी के प्रकार समझना चाह रहे हैं, मान लिया जाए
तो सारणी के प्रकार के लिए समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका एक ट्री बना लेते हैं। इसमें सारणी कैसी बनेगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उद्देश्य के आधार पर, किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। हमारा उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं दो भागों में। सबसे पहले यहां पे लेंगे हम सामान्य और दूसरा है विशेष। विशेष उद्देश्य कोई भी हो सकता है जो उस पर आधारित। सामान्य में तो हम, हमारे पास रॉ मटेरियल है, कोई भी उसको सामान्य तरीके से लगा दो, आंकड़ों में क्रम संख्या और जो भी है छात्रों की संख्या या किसी का भी नाम या राशन कार्ड जो भी हो सकता है उनको दिखा दिया। विशेष यह है, किसी उद्देश्य से अगर हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है तो उस उद्देश्य से उसकी सारणी बना के हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब यहां पे हम लेते हैं रचना के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर। रचना के आधार पर क्या हो सकती है कि भाई ये क्या हो सकती है, सरल भी हो सकती है, सरल, ये जटिल भी हो सकती है। ये इस तरह से ये जटिल भी हो सकती है और साथ में एक और विशेषता है इसकी कि ये बहुगुणी है। बहुगुण वाली हो सकती है। इसके अलावा जो ये जटिल है, जटिल हम देख रहे हैं यहां पे, जटिल के भी हम दो हिस्से कर सकते हैं, एक द्विगुणी और दूसरी बहुगुणी। अब हमने समझना है कि ये जो इतनी विशेषताएं, हम जरा इसी को ले लेते हैं। सामान्य विशेष तो हम समझ ही जाएंगे। अगर हम इनको लें तो जैसे मान लिया जाए तालिका है, यहां हमने लिख दी क्रम संख्या, छात्रों के नाम। अभी यहां हमने छात्रों के नाम यहां आ गए और यहां पे अर्थशास्त्र में अंक, अर्थशास्त्र में अंक ये दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्रम संख्या एक, ये आंकड़े और सारणी आप अच्छी तरह बनाएंगे, जिसके लिए जितना ज्यादा जरूरत है उतना स्केल लेके उसको बनाएंगे, ये नहीं कि बराबर फिक्स करके बनाने हैं। अब छात्र संख्या मान लिया जाए, जो छात्र हैं यहाँ पे क्रम संख्या एक में जो अर्थशास्त्र में 10 नंबर लाए हैं वो हैं 10 भी हो सकते हैं, जैसे 15 हो सकते हैं जो 20 लाए हों, और ऐसे ही अन्य 7 हो सकते हैं जो 7 बच्चे हो सकते हैं जो 25 लाए हों। इस तरह से ये सामान्य बन गया हमारा, सरल सा या सामान्य इस तरह से बन गई। लेकिन अगर मान लिया जाए आपको द्विगुणी, जटिल में द्विगुणी चाहिए या बहुगुणी चाहिए तो वो कैसे होगी। बहुगुणी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये एक ही बात है, जटिल में दो गुणी बहुगुणी कर रखा है, यहाँ बहुगुणी बता रखा है। तो इसमें हम द्विगुणी का मतलब क्या हो गया, जिसमें दो विशेषताएं कम से कम हो। ये हमारी क्या हो गई, तालिका ऐसे बना लेंगे आप। अब तालिका जो आपने बनाई, इसमें सबसे पहले क्रम संख्या के लिए तो हम पतला रखेंगे, फिर यहां पे रखेंगे छात्र का नाम, फिर यहां छात्रा का नाम, या छात्र छात्राएं कितनी हैं अलग अलग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा या ऊपर विद्यार्थी लिख के एक ही कॉलम के दो हिस्से बना सकते हैं, जैसे ये है, इसके ऊपर लिख लेंगे विद्यार्थी, फिर इसके नीचे लिख लेंगे छात्र, बालक या बालिका, लिंग के आधार पर हमने विभाजन कर लिया। अब इसमें यहां पे और विभाजन, जैसे यहां अब दूसरी चीज दिखा दो भाई, अर्थशास्त्र के अंक, यहां पे हमने दिखा दिया अर्थशास्त्र के अंक।
तो छात्रा मान लिया जाए 20 अंक कितने छात्र के आए। यहाँ योग का भी खाना बना सकते हैं हम एक यहाँ पे। तो ये इसमें दो गुण आ गए, दो चीजें दिखा रहे हैं, बच्चों को और अर्थशास्त्र के अंक। अब मान लिया जाए कि बहुगुणी हो जाए कोई तालिका, ज्यादा चीजों को हमको दिखाना है तो वो उसमें हम कैसे दिखाएं? तो हम क्या करेंगे, इसका विभाजन हम क्या करेंगे, क्रम संख्या, सबसे पहले क्रम संख्या इसमें आएगी, फिर दिखाएंगे लिंग के आधार पर भेद। यहां लिंग लिख दो, और लिंग में फिर यहां पे लिख दो पुरुष महिला लिख दो या छात्र छात्रा लिख दो, जो भी आपने लिखना है, पुरुष और छात्रा। फिर इसके अलावा इनका और विभाजन हो जाएगा विवाहित और अविवाहित। ऐसी छात्राएं भी हो जाएंगी विवाहित और अविवाहित। इस तरह से क्या दिखा दिया हमने, लिंग भी दिखा दिया। एक और चीज दिखा दी, वो क्या दिखा दी, बहुगुणी में इसका मतलब क्या, 3 या 3 से ज्यादा आप चीजें शो कर रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा चीजें शो कर रहे हैं। अब यहां पे आ गए अर्थशास्त्र के अंक। अब हमारी आवश्यकता जिस प्रकार की होती है उस तरह से हम ये बनाते हैं। यहां क्रम संख्या ये हो गई, लिंग में छात्र छात्रा किया, फिर छात्र छात्रा में भी 2 विभाजन हो गए, और इस तरह से। और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्रम संख्या 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 7 इस तरह से लिख सकते हैं। और यहां पे विवाहित छात्र कितने हैं, अविवाहित कितने हैं, अविवाहित छात्राएं कितनी हैं, अविवाहित छात्राएं कितनी हैं। यानी कि हमने लिंग भी दिखाया, उनका मार्शियल स्टेटस अर्थात शादीशुदा है कि नहीं वो भी दिखाया, उसके अलावा अर्थशास्त्र के अंक भी दिखलाए। तो इस तरह से 3 गुणों को हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया। तो यह जो होता है हमारा क्या बन जाता है, सारणी। सारणी का जो इस तरह से अब क्या होता है, सारणी के क्या कैसे निर्माण कैसे किया जाए, तो एक तो शीर्षक दिया जाता है, जो भी शीर्षक होगा वो आप देंगे। चाहे अभी हम यहां जो देना चाहेंगे कि कक्षा 12 के ले लो, ग्रेजुएशन के ले लो, जिसके भी ले लो, कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का या विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र में अंक, इस तरह से ये शीर्षक हो गया। अब उप शीर्षक भी कुछ बनाना चाहें कि तो वो बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये कॉलम यहाँ दिए हुए हैं, कॉलम में जो इस तरह से रो भी डालते जाएंगे, और यहाँ पे जो उद्धृत करना है उप शीर्षक और डालने हैं यहाँ पे कि हमको क्या चाहिए, जो जानकारी लेना चाहते हैं यहाँ जाएंगे। उसके अलावा सोर्स नीचे लिखा जाता है, स्रोत, सोर्स या स्रोत, कहाँ से लिया है ये आंकड़ा, विद्यालय इंस्टीट्यूशन में जाके लिया है, या अखबार से लिया है, या कि खुद आंकड़े इकट्ठा किए हैं गांव जाके, स्कूल में जाके, कहीं भी जो आपको आंकड़े चाहिए थे वो आंकड़े आपने कहां से इकट्ठा किए, वो सोर्स दे देना है नीचे। अच्छा, इसके अलावा ये जो खड़ी हुई, जो ऐसे खड़ी लाइनें हैं, जो खड़ी लाइनें हैं आपकी ये वाली, ये खड़ी लाइनें ये कहलाते हैं कॉलम, और ये कहलाते हैं जो तिरछे हैं शीर्ष रो पंक्तियां। अब इसके क्या गुण होते हैं, सारणी के गुण देख लेते हैं भाई, कि ये अच्छे ढंग से बना हो। यहां तो ये बिना स्केल के बनाया जा रहा है, तो ऐसे नहीं, स्केल से बनाएंगे और निश्चित दूरी रखेंगे, स्केल से पैमाइश करके बनाएंगे, साफ सुथरा बनना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे कुछ विशेष उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सकता है। और यह क्या है, क्रमबद्ध और पंक्तिबद्ध होना चाहिए, और शीर्षक उसमें दिया होना चाहिए, स्रोत उसमें दिए रहने चाहिए। इसके अलावा इसके थोड़ा सा दिक्कतें क्या है, सीमाएं क्या है। अब ये क्या है, कोई सामान्य आदमी है, उसके सामने एकदम चीज रख दो और उस विषय वस्तु से उसका ज्यादा संपर्क नहीं है, या आंकड़े कम जानता है, लिखा पढ़ा उतना ज्यादा नहीं है, औपचारिक शिक्षा कम प्राप्त की है, तो वो एकदम तो नहीं समझ पाएगा क्या बता आंकड़े। और दूसरी बात कि भाई जो आंकड़े हैं सभी चीज को एक साथ प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, सभी विषय वस्तु को एक साथ ही प्रस्तुत कर देंगे
तो यह आवश्यक नहीं है। विषय वस्तु के अनुसार उसको बार बार आंकड़े बनाने पड़ते हैं, चित्र में प्रदर्शन करना पड़ता है। अब जो हमारी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि भाई ये सारणी के संदर्भ में हमने आपको अभी बताया। अब हम क्या करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि भाई यहां पे ये जो हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया था, तो यह क्या, तो कहते हैं आंकड़ों के बारे में, लेखा जोखा ज्यों का त्यों और सारा कुनबा डूबा क्यों। तो सारणी थी को हम बदलेंगे, सारणी में जो आंकड़े थे इसको हम बदलेंगे अब चित्र में प्रदर्शन से। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है चित्र में प्रदर्शन में बदल जाएगा। सारणी के बाद चित्र में प्रदर्शन में बदलना है। तो इसके लिए हम जो हमारे शुरू में क्या थे, जो हमारे डाटा था, रॉ डाटा था, रॉ डाटा जो हमने आंकड़े इकट्ठा किए थे 7, 8, 9, 10, ये हमने किस में बदले, पहले सारणी में बदले। तो हमको बड़ा ही सुविधाजनक लगा, समझ में बड़ी आसानी से आई चीजें। अगर हम इस सारणी को जब चित्र में प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो ये बहुत ही और ज्यादा सरल हो जाती है। अब इसको हम देखते हैं हम क्या क्या चीज समझा सकते हैं इसके अंतर्गत, और यही समझने का प्रयास करेंगे कि हम क्या क्या सांख्यिकी में इस चित्र में प्रदर्शन जो सारणी है हमारी, हम समझ सकते हैं। और यह सांख्यिकी में क्या क्या हम जान सकते हैं ये हम देखेंगे। अब क्या क्या चीजें हैं वे जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दंड आरेख क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, दंड आरेख क्या होता है। दंड आरेख, अब जो दंड आरेख होते हैं ये क्या हो जाते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले सरल दंड आरेख, और फिर आता है बहु दंड आरेख, बहुदंड आरेख। फिर आता है तीसरा जो आता है वह होता है अंतर्विभक्त, अंतर्विभक्त दंड आरेख। अब ये जो है अंतर्विभक्त जो दंड आरेख है, यह जो हमको समझना है इसमें इसको कैसे हम करें। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जाना है। सरल दंड आरेख बनाते हैं और उसी में अगर और चीजें भी हमको समझ में आएंगी तो हम उनको भी करने का प्रयास करेंगे। मान लिया जाए ये हमारा सरल दंड आरेख के लिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और जो ये है ये एक्स एक्सिस हो गया, और जो ये है ये मूल बिंदु हो गया। अब हम इसका विभाजन बराबर करेंगे दोनों एक्सिस में। अब इसमें हमने माइनस के दोनों तरफ के नहीं लिए हैं, वाई एक्सिस और ये मान लिया जाए ये हमने बराबर विभाजन कर दिए। इसके स्केल से लेके आप बराबर विभाजन करेंगे। यहां तो हम और लिखना भी पड़ता है, एक्स एक्सिस का मान कितना है, वाई एक्सिस का मान कितना है, इस तरह से आपको बनाने पड़ते हैं ये। तो अब यहां पे भी आप दिखाएंगे बराबर स्केल में, जो भी आपने पैमाना लेना होगा वो आप दिखाएंगे, बराबर दूरी पर ये बनाएंगे स्केल से, ताकि जो है आपका जो चित्र है वह उपयुक्त। तो दंड आरेख आपने ये स्केल लिए। अब यहां मान लिया जाए गेहूं दिखाना चाह रहे हैं, इस तरफ आप गेहूं की फसल दिखाना चाह रहे हैं, और नीचे क्या दिखाएंगे, वर्ष। दो ही चीजें दिखा रहे हैं यहाँ पे। एक तरफ आपने वर्ष दिखा दिया, एक तरफ गेहूं का उत्पादन दिख दिया। इसको आप करेंगे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, इस तरह क्विंटल। और यहां दिखाएंगे सबसे पहले 2000। मान लिया 2000 वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, मान लिया जाए 200 के करीब हुआ। 50 ये यहां लिख देते हैं 50, ये 100,
150, 200, ये आप बाईं तरफ ही लिखेंगे इसके, 250 क्विंटल, और ये 300, 350, मान लिया 2000 में 200 लाख क्विंटल के बराबर हुआ। 200, 200, 150 और 200 तक हुआ। तो ये आपका कब का हो गया, दंड आरेख बन गया। बस अगर आप गेहूं यहां दिखाते, वर्ष यहां दिखाते, तो ये जो है डायग्राम तिरछे बनते, लटके हुए, जैसे दीवार में कोई चीज लंबी लंबी लिख ली है आगे, इस जहां गेहूं दिखाया है यहां से लंबे आगे को जाते, रो की तरह। अब ये हम बना रहे हैं कॉलम, स्तंभ की तरह बना रहे हैं। अब यहां आएगा 2001 में उत्पादन, मान लिया जाए 215 हुआ, तो 2 से थोड़ा बढ़ा के हम बनाएंगे। और इसको आप अलग अलग कलर से शेड भी कर सकते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे ऐसे इसको बना सकते हैं, यहाँ 2001 को दिखाने के लिए इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। आप जैसा स्तंभ बनाना चाहें दूसरा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अब आ गया 2002। अब 2002 का उत्पादन दिखाने के लिए मान लिया जाए ये 240 तक हुआ, तो आप ऐसे बना देंगे। इस तरह से गेहूं का उत्पादन इस तरह से आपने दिखा दिया इस वर्ष। तो ये क्या है, दंड आरेख है। सिंपल सी बात है, आपको एक्स एक्सिस में लिखना पड़ेगा क्या है, वर्ष है, वर्ष का। अब देखिए इसमें विशेष बात क्या है, यहाँ गैप है, ये बराबर दूरी का गैप है, फिर बराबर दूरी में बना है, फिर गैप है उतना ही, फिर बना है, फिर ये दंड आरेख दंड की तरह खड़ा हुआ है। और अगर आप इसको तिरछा ऐसे लटका के भी बना सकते हैं। स्केल गेहूं आपने नीचे दिखाने पड़ेंगे और वर्ष ऊपर दिखाने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा तिरछा भी। अब क्या करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए बहुदंड आरेख कैसे बनेगा, बहुदंड आरेख कैसे बनाएं। यहां पे एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये मूल बिंदु है। अब यहां पे फिर से हम अंतराल, ये जो अंतराल है बराबर दूरी में, हाँ हमको लिखना भी पड़ता है कहीं कहीं कि एक्स एक्सिस इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, जितनी भी दूरी है आप दिखाएंगे। और वाई एक्सिस में अगर आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या है, 1 वर्ष है, तो वो लिख भी सकते हैं आगे इजिकल टू 1 वर्ष। और यहाँ पे वाई एक्सिस इजिकल टू 1 सेंटीमीटर ही है, और उसके बराबर क्या, 50 मिलियन टन अनाज हो रहा है, तो वो हम शो करेंगे। तो जो भी हम दिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से वह प्रदर्शित कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे ये जैसे बराबर दूरी में दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर, 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 इस तरह जो भी हम दिखा रहे हैं ये दूरी, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, हम गेहूं दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, गेहूं का उत्पादन दिखा रहे हैं। और किस में, ये भी स्पष्ट करना होगा, मिलियन टन में। और यहाँ पे दिखा रहे हैं हम वर्ष। अब बच्चों इसमें गेहूं भी दिखा रहे हैं और साथ में क्या दिखा रहे हैं, चावल, क्योंकि ये क्या है, बहुदंडी आरेख है। चावल दिखा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, मक्का भी दिखा रहे हैं। अब ये सब चीजें दिखा रहे हैं इस तरफ वर्ष। अब कैसे बनाएं भाई, 3 चीज कैसे दिखाएं, गेहूं को तो हम एक बार से दिखा दे रहे थे, अब इसको कैसे दिखाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वाला थोड़ा अंतराल रख के यहां से हम मान लिया जाए 200 हमारा हुआ था उत्पादन, 50, 100, 150, यहां लिखना भी पड़ेगा 50, 100, 150 और 200, 250, 300, इस तरह उत्पादन है। मान लिया जाए 200 के बराबर हुआ था गेहूं का उत्पादन, ये हो गया। अब इसके अलावा अब क्या करेंगे, ये जो है इसी के साथ लगा हुआ, इसमें हम क्या करेंगे, चावल भी दिखा देंगे। चावल मान लिया जाए हुआ 185 के करीब, तो इसको यहां दिखा दिया साथ में ही। और ये जो है मक्का जो हुआ 150 मिलियन टन हुआ, इसको ऐसे दिखा देंगे। ये क्या हो गया, सारा का सारा डाटा 2000 का हो गया, एक साथ दिखा दिए। अब फिर गैप करेंगे, फिर गेहूं का उत्पादन जो हमारा है, अगर वो 215 है
तो हम गेहूं इतना दिखा देंगे। धान अगर हमारा 190 है तो ये दिखा देंगे। अगर मक्का हमारा 180 है तो ये दिखा देंगे। तो ये क्या हो गया, अब 2001 के लिए डाटा हो गया। तो आसानी से हम समझ गए कि जहां यहां एक ही दिखाया था, यहां बहुदंडी आरेख में कई दिखा दिए। हाँ, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं कि अगर हम मक्का, चावल, गेहूं नीचे दिखा दें और वर्ष उधर दिखा दें तो ये तिरछे की ओर जाएंगे, तिरछे बनेंगे। अब हम लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक और चित्र जो है हमारा, कि अंतर विभक्त दंड चित्र कैसे बनेंगे। अंतर विभक्त, फिर से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, और ये हमारा जो हो गया वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें ये सब x प्लस के हैं, ये x माइनस के, नीचे जो होते हैं माइनस के एक्सिस में दिखाते हैं और यहाँ पे x के माइनस दिखाते हैं। लेकिन हमें अभी इसमें आवश्यकता नहीं है सांख्यिकी में फिलहाल। तो यहाँ हम फिर क्या दिखाने वाले हैं, गेहूं, फिर चावल और फिर मक्का, और यहां पे क्या दिखाने वाले हैं, फिर से वर्ष दिखाने वाले हैं। तो यहां पे हम फिर अंतराल में बराबर बना लेंगे, ये हमारा जो है अंतराल में बन जाएगा, बराबर अंतराल में बना हुआ है। और इसी तरह से यहां पे भी बराबर अंतराल में दिखाएंगे। इसको क्या करेंगे, हम फिर से लिख देंगे 50, 100, 150, 200, 250, 300, और यहां दिखाएंगे वर्ष। अब सबसे पहले इतना गैप छोड़ना पड़ेगा, फिर यहां से करेंगे हम, मान लिया जाए 200 है, 200 तक इसका हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 300, 800, 900, ऐसे अगर हम आगे भी जरूरत है तो वहां तक दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 200 तो हमारी कितने क्या थे, गेहूं था, और 200 के बाद 100, 150 अगर मान लिया जाए हमारा ये है, तो 200 प्लस 350 तक ले जाएंगे इसको यहां तक। ये जो हो जाएंगे ये चावल हो जाएंगे। और मक्का ये मान लिया जाए हो गया। अब मक्का था मान लिया जाए 150 और तो 350, और ये हमारा आंकड़ा छू जाएगा 500 को। तो ये अलग अलग रंग से भर सकते हैं, ये डिजाइन बना सकते हैं ये अलग अलग ढंग से। और इसको 3 चीज दिखा दी। अब हम चाहे यहां भी लिख भी सकते हैं, एक्स एक्सिस भी लिखेंगे, वाई एक्सिस भी लिखेंगे। उसके अलावा यहां बॉक्स में दिखा सकते हैं कि जो तिरछे पंक्तियां हैं ये गेहूं की हैं, फिर जो गोले हैं वे चावल के हैं, और जो इस तरह से तिरछे हैं ये मक्का है। इस तरह से हम चीज को स्पष्ट कर देते हैं अपनी तरफ से, और ये चीज देख के हमको समझ में आ जाती है कि क्या हम बताना। ये हो गया 2000, ये हुआ हमारा 2000 का। अब इस तरह से ये एक गैप करके अगर हम फिर इस तरह से बताएं 215, फिर इसमें कुछ और संख्या जुड़ गई, फिर मक्के की जुड़ गई, तो इसको फिर मक्के को ऐसे ही दिखाएंगे, क्योंकि हमने यहां बता दिया है कि भाई मक्का आप ऐसे दिखाओ और चावल ऐसे दिखाओ और गेहूं ऐसे दिखाओ। तो हम इसी तरह दिखाएंगे, और गोल से हम दिखाएंगे। आप स्केल से जब कॉपी में बनाएंगे नीट एंड क्लीन बनाएंगे, कलर भी अलग अलग कर सकते हैं हर चीज के लिए, और विभाजन के लिए ये रंग भी इस तरह से बदल सकते हैं। इस तरह से ये 2001 हो गया। ऐसे ही 1002, 2000 इस तरह आगे के आंकड़े दिखाएंगे। तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया कि दंड आरेख कैसे काम करता है। अगली चीज जो है वह है लेते हैं हम कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ कैसे काम करता है, जो ये पिक्टोग्राफ है ये कैसे काम करेगा। मान लिया जाए एक ये गोला है जो दिखाता है एक गोला 1000 कार के बराबर, 1000 कार है गोला। आप बोलते हैं सर हम तो कार भी बना सकते थे, तो कार भी आप बना सकते हैं कि भाई ऐसे आपने एक कार का मॉडल बनाया और इस तरह से, और ऐसे कार को भी दिखा सकते हैं 1000 कार के बराबर। अगर हमने गोला बनाया तो गोला दिखाएंगे, स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर दिखाएंगे 1000 कार के बराबर। अगर एक गोला 1000 कार के बराबर और आपसे प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, बताइए
कि 5000 कार का पिक्टोग्राफ का चित्र बनाइए, तो आप कितने बनाएंगे? आप बनाएंगे यहाँ पे एक गोला, दो गोला, तीन गोला। हाँ, आप कॉपी में बनाते समय आप बोलोगे यहाँ तो बड़ा गोला है, यहाँ छोटा बन रहा है, तो ये नहीं, अभी तो आप मेजर बराबर रखेंगे वहां पे, जितना गोला ऊपर बराबर दिखाया उतना ही नीचे भी बनेगा। तो ये हो गया 5000 के बराबर, 5000 कार के बराबर ये चित्र हो गया। अब अगली जो चीज हम समझते हैं वो है कि पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम क्या होता है? जब हम किसी चीज को, पाई डायग्राम में क्या दिखाते हैं, ये कितने डिग्री के होते हैं, एक जो वृत्त होता है ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल 360 डिग्री का। अब मान लिया जाए हमें प्रतिशत तो पता ही है, हमारे सामने एक तालिका है कि भाई 1 2 3 4 5, यहां पे मान लिया जाए अलग अलग नंबर है, हम प्रतिशत हमारे पास दिए हुए मान लिया जाए 100 तक प्रतिशत का हिसाब बना हुआ है। अब हमको उसको दिखाना है कि 25% मिले हुए हैं किसी चीज में, इसमें उसका डिग्री कितनी होगी? तो 25 के लिए सूत्र होगा इसमें, यहां तो लिखें प्रतिशत वितरण, या वस्तु का, दाल का, रुपए का कितना प्रतिशत किसके पास है, रमेश, सुरेश, या ऐसे कुछ भी चीज हो सकती है। 25% एक जो पहले व्यक्ति के पास है, मान लिया जाए उसका इस 360 डिग्री में कितना अंश है, ऐसी बाकी का भी हमको अंश निकाल लेना होगा 360 डिग्री में। यहां लिख लेंगे, सूत्र होता है कि 25 गुणा 360। अब कितने डिग्री है? 360 डिग्री बट्टे 100। तो 25 कटा 4 से, और 4 से कटा 360, 90 डिग्री का हिस्सा किसका हो गया? तो जिसका भी हो गया, पहले व्यक्ति का पूरा हिस्सा हो गया। अब आप बोलेंगे क्या 90 डिग्री में आती है चीज सभी? नहीं, वह डिग्री कुछ भी हो सकती, 360 डिग्री में से कोई भी प्रतिशत का कुछ भी हिस्सा हो सकता है। तो ये 25% का आपको एक उदाहरण बताया है। इस तरह से हम चीज का एक स्पेयर में उसका हिस्सेदारी कर सकते हैं। इसको अलग रंग से दिखा सकते हैं, ये वाले हिस्से को, इसको दूसरा निकाला वो 45 आया, कोई 70 डिग्री आया, तो कुल मिला के वो 360 डिग्री बनाएगा और प्रतिशत 100 व्यक्त कर देगा। इस तरह से हम अब चलते हैं आयत चित्र। अब हम देखते हैं कि आयत चित्र क्या होता है। हिस्टोग्राम, आयत चित्र, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोग्राम, ये क्या है? इसको हम यही समझ लेते हैं कि भाई कि इसका चित्र कैसा रहेगा, आयत चित्र का। अब और ये दंडारेख से कैसे भिन्न रहता है, ये भी वैसे ही दिखाया गया है। इसमें भी हम गेहूं दिखाएंगे और नीचे दिखाएंगे वर्ष, और ये भी अगर तिरछा कर दिया जाए, गेहूं नीचे और वर्ष ऊपर दिखा दिया जाए, तो आपको फिर वो ऐसे तिरछे बनाने पड़ेंगे डायग्राम। अब हमने यहाँ गेहूं दिखा दिया और करना है आपने। अब यहाँ पे मान लिया जाए वर्ष है, तो अब हिस्टोग्राम में ये नहीं होता। मान लिया जाए 2000, ये सीधा यहाँ बना लेंगे, ये आपका 2000 हो गया। 2000 में 200 का उत्पादन आप दिखा दें गेहूं का, ये आपकी जो है 200 गेहूं उत्पादन दिखा दिया। इसको ऐसे आप लाइनिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग रंग से भी कर सकते हैं। ये 2000 ठीक जस्ट चिपक के 2001 हो गया। इसमें मान लिया 2015 आपका उत्पादन हुआ, इसी से चिपकती हुई बिल्डिंग आपकी खड़ी होगी। अलग रंग से आप दिखाएंगे तो यह चीज समझ में आ जाएगी। 2002 में आप ऐसे दिखाएंगे तो और उत्पादन था, तो इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये कहलाता है हमारा आयत चित्र। अब जो आयत चित्र होता है इसको हमने प्रदर्शित कर दिया। अंतर यही है कि इसमें हमने शुरू से और हर एक वर्ष के बाद
दिखाने के बाद प्रदर्शन उनका यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग वस्तुएं थी एक ही वर्ष की, तो इसको चिपका के बनाया था और फिर गैप करके फिर चिपका के बनाया था बहुदंडीय आरेख में। बाकी ये सिंगल सिंगल इस तरह बने थे, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं है। इस तरह से आपका आयत चित्र बनेगा। अगर थोड़ा बहुत लिखना भी है, क्या फायदे हैं इसके, क्या गुण हैं, आयत चित्र क्या, आयत चित्र जिसे चित्र में रूप में एक्स और वाई एक्सिस में प्रदर्शित किया जाता है, और जिसको जो हमारी बेस लाइन है 0 पॉइंट से चिपका के ही फिर बनाया जाता है निश्चित दूरी के आधार पर, और यह एक स्तंभ के रूप में भी हो सकता है, स्तंभ के रूप में दिखता है, जिसमें हम विविध मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि चित्र में प्रदर्शन का आयत आवर्ती बहुभुज क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, तो ये क्या करेंगे आप, स्केल की सहायता से हर मध्य बिंदु को, जो या हिस्टोग्राम में आए हैं ना, जो बिल्डिंग के ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, इसके मध्य में मिलाएंगे आप स्केल की सहायता से। यहां से ऐसे मिलाएंगे, यहां से फिर इस तरह मिलाएंगे, इस तरह मिलाएंगे, इस तरह से जो ये चित्र बनेंगे, ये इस तरह से जो चित्र बनेंगे, आयत हिस्टोग्राम के जो उच्च मूल के मध्य बिंदु को जब हम मिलाते हैं स्केल पैमाने की सहायता से, तो ये कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसके बाद हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि आवृत्ति चित्र क्या है। खाली फ्रीक्वेंसी वक्र कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व पूछ लिया तो आपको कि थोड़ा सा अंतर हो जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व में, कि आपको सीधे हाथ से बनाएंगे, स्केल की सहायता नहीं लेंगे। अगर आप हाथ से मिला रहे हैं इन बिंदुओं को, मध्य बिंदुओं को, और बस यही अंतर है। आप बोलेंगे इतना आसान है ये तो, हाँ जी, आपको समझना पड़ता है अंतरों को। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है तो आप पैमाने के साथ में बना रहे हैं, मध्य बिंदु मिलाए हैं, आयत चित्र के ही बिंदु बनाएंगे, दंड आरेख के नहीं। आयत चित्र में जब आप फ्रीक्वेंसी, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, जैसे मान लिया जाए आपकी ये तालिका है 1 2 3 4 5 6। अब आपको जो यहाँ पे 1 नंबर साइज के जूते कितने बिके, 10, यहाँ बिके 15, यहाँ बिके 25, यहाँ बिके 35, ये बिके 10, 7, इस तरह से। तो ये क्या है, ये आपकी आवृत्तियां हैं। अब आवर्ती जो यही फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कितनी बार दोहराई गई एक नंबर की चीज 10 बार, यह आपकी आवर्ती है। यहाँ पे ये आपका साइज हो गया, पद हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई या आवृत्ति कहते हैं इसको। अब इसी को हमने प्रदर्शित करना था यहाँ पे। अब कई चीज क्या होती है, अब इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी के साथ होती है संचय आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति होती है। संचयी आवृत्ति को हम क्या करेंगे, ये जैसे फ्रीक्वेंसी है, संचयी 10 है, ये 10 लिख लिया आपने, फिर 10 में 15 जोड़ा तो ये 25 हो गया, यहीं पे 25 में फिर 25 जोड़ा 50 हो गया, और 50 में 35 जोड़ा 85 हो गया, 85 में आपने फिर 10 जोड़ा 95 हो गया, और 7 जोड़ा 102 हो गया। तो ये आपकी संचयी आवृत्ति है। आप इसका टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का 102 ही आएगा। तो हमने एक एक करके जोड़ा यहाँ पे, और मतलब एक नंबर की साइज में, यानी कि जो आपका एक नंबर साइज था, तो उसमें क्या कर रहे थे, जो एक नंबर साइज था उसमें 10 फ्रीक्वेंसी थी और 10 ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। ये 10 फ्रीक्वेंसी 10 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दो वस्तु जब 1 और 2 खरीद रहे हैं तो 10 इसकी 15 इसकी 25 हो गई। अब 3 खरीद रहे हैं तो 25 अभी तक की दोनों की, और 25 इसकी 50 हो गई। इस तरह से ये संचयी आवृत्ति जुड़ती है। अब एक चीज जो होती है हमारी, वो होती है संचयी आवर्ती वक्र। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, फ्रीक्वेंसी जो हमने बताई है आपको अभी, ये इसके आधार पर आपको वक्र बनाना है। अब ये क्या होता है, तो इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक से कम तालिका से, एक से अधिक तालिका से। अब इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, मान लिया जाए हम, चलो यहां पे तालिका फिर लिखा 35 से कम,
फिर लिखा 40 से कम। अब ये जो है इससे कम, यानी कि मान लिया जाए अर्थशास्त्र में नंबर ही है, मान लिया जाए 5 से कम कितने बच्चे लाए। यहां समझने वाली बात है कि भाई 5 से कम बोलना है तो 5 से कम कितने लाए, 95 हैं और यहाँ 100 है, तो टोटल बच्चे कितने हैं, 100 हैं जो ये विभिन्न नंबर लाए हैं। अब 40 से जो कम लाए हैं वो 100, यानी कि 40 से कम माने वो 39 भी हो सकते हैं, और 35 से कम माने वह 34 भी हो सकते हैं, और बिल्कुल 5 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो वो पूरी डिजिट बतानी थी जो 35 से कम लाए बच्चे, और यहाँ 40 से कम जो बच्चे लाए वो 100 है, और यहाँ जो 5 से कम लाए वो केवल 4 हैं, और 10 से कम जो लाए हैं वो 10 है। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं कि इसकी तालिका देखते हैं, बच्चों को मिले हैं 40 से अधिक कितने बच्चों को मिले हैं। अब ये समझने वाली बात यही है 40 से अधिक तो नहीं होगा, ये जैसे 35 से अधिक पर रुक जाएगा, ये 35 में, क्योंकि 40 तो मिले ही नहीं किसी को, 35 से 39 या 40 के आसपास कहीं मिले हो सकते हैं। अब सबसे पहले ऊपर संख्या आएगी 0 से अधिक। अभी ये पिछले वाली तालिका से कम में था ही नहीं 0 से अधिक का, अब यहां आ गया है, तो 0 से अधिक बच्चों 100 अगर बच्चे थे तो 0 से अधिक तो 100 आए ही होंगे। फिर आप देख रहे हैं 5 से अधिक कितने हैं, आपने यहां देखा था 5 से कम 4 हैं, तो सीधी सी बात है 100 में से 4 चले गए, कितने बचे आप 5 से अधिक में, 5 से अधिक लाए, 5 से कम तो 4 थे, तो 5 से अधिक कितने हो गए 96। फिर ऐसे ही 10 से अधिक कितने आए, जो 10 तक लाए थे वह थे हमारे 10, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा 10 कम हो जाएगा 90। 15 से अधिक बच्चे कितने लाए हैं, तो हम ये देख लेते हैं 80, इसी तरह से 70, 45 और 23 और 5, ये हमारी तालिका बन गई। अब इनको रेखा चित्र में प्रदर्शित करना है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इनको हम रेखा के द्वारा कैसे समझाते हैं। हमारा विभिन्न पैमाने, और यहां पे भी दिए हैं हमारे विभिन्न पैमाने, ये मूल बिंदु हो गया। अब से कम में दिखाना है बच्चों, तो क्या होगा, यहां पे अगर अंक हैं हमारे, अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में दिखा रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बस यहां तक, और यहां पे दिखा रहे हैं हम 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहीं तक अंक है। अब ये अंक विभाजन हो गया, अंक, और यहां पे हो गए हमारे बच्चों के अंक, संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, बच्चों की संख्या जो उतने नंबर से लाए हैं उसके बीच में आए हैं। अब देखते हैं इसका जो वक्र बनेगा, तो मिला लेते हैं, कोशिश करते हैं 5 को मिला लेते हैं। 5 से कम कितने बच्चे लाए थे, 5 से कम लाए थे, से कम का चित्र हम बना रहे हैं, 5 से कम लाए थे 4 बच्चे, ये अंक हैं, तो ये 4 नंबर लाए थे, ये मिल गया इस तरह से। तो और ये जो चित्र बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, इस तरह से। और मान लिया जाए अब आपका जो चित्र है वो बनाना है से अधिक पर, तो से अधिक में बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि से अधिक से आपको जो चित्र है उसमें फिर आप दिखाएंगे यहां पे x, और दिखाएंगे अब y, मूल बिंदु। अब क्या है, फिर आंकड़े वही दिखाने हैं, 0, 5 काफी है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे क्या है, आपके विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या से कम की तरह, और यहां पे क्या है, आपका अंक है, अंक हैं आपके इस तरफ, और ये हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब आपका जो चित्र है वो सबसे ऊपर गया 0 से अधिक,
0 से अधिक कितने बच्चे हैं? 100। तो विद्यार्थियों की संख्या 100, इधर जहां पे भी है 100, यहां तक है तो यहां तक ये बिंदु बन गया पहला। फिर दूसरा बिंदु यहां बना, यहां बना, इस तरह से करते हुए ये जो आपका वक्र है ये कैसे जा रहा है? इस तरह से बन रहा है। तो इस तरह से ये मैंने आपको चित्र में सारणी के साथ अर्थ और उसके संदर्भ, उद्देश्य इत्यादि के साथ चित्र में प्रदर्शन करने का प्रयास किया। सारणी को हम चित्र में किस तरह से पिक्चराइजेशन करते हैं, दंड आरेख, पिक्टोग्राफ, पाई डायग्राम, आयत चित्र, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, संचयी आवर्ती वक्र, ये सभी बताने का प्रयास किया। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह से हमें प्रेरित करते रहिए। और